Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to this third lecture of this beautiful chapter, Thermal Properties of Matter. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हीट ट्रांसफर की और उसमें भी हम लोग ये देखेंगे कि हीट ट्रांसफर बेसिकली तीन तरीकों से हो सकता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और स्पेसिफिकली इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन की। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख सकते हैं, द स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर ऑफ हीट इज ऑलवेज फ्रॉम वार्मर ऑब्जेक्ट्स टू कूलर ऑब्जेक्ट्स, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। इफ सेवरल ऑब्जेक्ट्स नियर वन अनदर हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो क्या होगा, देन दोज दैट आर वार्म बिकम्स कूलर, है ना, एंड दोज दैट आर कूल बिकम वार्मर। कब तक, जब तक सबका क्या ना हो जाए, सेम टेम्परेचर, कॉमन टेम्परेचर एक्वायर ना हो जाए ना। This equalization of temperatures is brought about in three ways: conduction, convection and by radiation. तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं कंडक्शन की, है ना। तो कंडक्शन को समझने का एक बहुत आसान तरीका है, होल्ड वन एंड ऑफ एन आयरन नेल इन अ फ्लेम, बिफोर लॉन्ग द एंड यू आर होल्डिंग विल क्विकली बिकम टू हॉट टू होल्ड, है ना, आपको उसे छोड़ना पड़ सकता है, इतना गर्म हो जाएगा बहुत ही जल्दी। हुआ क्या है यहां पर, heat enters the metal nail at the end that is kept in the flame, लेकिन फिर भी वो जो एनर्जी वो आपके हाथों तक कैसे पहुंची, तो वही यहां लिखा है कि and is transmitted along the entire length of the nail, है ना, पूरे के पूरे नेल से होते हुए वो एनर्जी आपके हाथों तक पहुंची। The transmission of heat in this manner is called conduction। ठीक है, अब अगर बारीकी से देखें तो क्या हुआ, the fire causes the atoms at the heated end of the nail to move more rapidly. These atoms vibrate against neighboring atoms which in turn do the same, है ना, हर कोई बिल्कुल एक दूसरे से जोर जोर से टकराने लगा, है ना। More important, free electrons, है ना, free electrons that can drift through the metal are made to jostle and transfer energy by colliding with atoms and other free electrons within the nail। तो बच्चों कंडक्टर्स में एक बहुत स्पेशलिटी होती है कि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके पास ये, है ना, जिनके पास ये लाइसेंस होता है कि दे कैन ड्रिफ्ट थ्रू द मेटल, ऑलराइट, एंड दे आर मेड टू जॉसल एंड ट्रांसफर एनर्जी बाय कोलाइडिंग विद एटम्स एंड अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद इन द नेल। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक्चुअली एनर्जी को आगे ट्रांसमिट करने का काम करते हैं टकरा टकरा करके। हाउ वेल अ सॉलिड ऑब्जेक्ट कंडक्ट्स हीट डिपेंड्स ऑन द बॉन्डिंग विद इन इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना। हर मेटल की या हर सॉलिड की तो सेम तरीके की कंडक्टिविटी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो क्या वजह है, तो वजह जो है वो है बॉन्डिंग विद इन इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सॉलिड्स बिल्ट ऑफ एटम्स दैट हैव वन और मोर लूज आउटर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट हीट, और साथ ही साथ हम लोग 12th क्लास में देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी तरीके से वो लोग क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। मेटल्स हैव द लूजेस्ट आउटर इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू कैरी एनर्जी बाय कोलिजन्स थ्रू आउट द मेटल। दे आर एक्सेलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर दिस रीजन, है ना। सिल्वर इज द बेस्ट, कॉपर इज नेक्स्ट, एंड अमंग द कॉमन मेटल्स एल्यूमिनियम एंड देन आयरन आर नेक्स्ट इन ऑर्डर। अब अगर हम लोग बात करें कि कौन अच्छे से कंडक्शन नहीं करते, तो उसके एग्जांपल्स है वुल, वुड, स्ट्रॉ, पेपर, कॉर्क एंड स्टायरोफोम ऑन द अदर हैंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। द आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज मटेरियल्स आर फर्मली अटैच्ड, पुअर कंडक्टर्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू कंडक्ट हीट इज मेजर्ड बाय थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो अलग अलग मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों अलग अलग होती है, और जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी ना, हम लोग कहेंगे कि वो मटेरियल उतना ही बेहतर कंडक्टर है, ऑलराइट। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग एक स्लैब कंसिडर करें जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, और लेट अस से कि उसकी वैल्यू a है, ठीक है, और इस स्लैब की लेंथ जो है ना हम लोग x मान रहे हैं, जिस लेंथ के थ्रू होते हुए हम लोग देखेंगे अभी कि हीट का फ्लो हो रहा है, ऑलराइट। लेट वन फेस ऑफ द स्लैब बी मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T1। ये मेंटेन्ड वर्ड बच्चों यहां पर आप देखिएगा जरूरी है ना, यहां पर T1 टेम्परेचर जो है इसे मेंटेन किया जा रहा है और दूसरे को T2 टेम्परेचर पे मेंटेन किया जा रहा है।
Also suppose the remaining surface is covered with a non-conducting material so that no heat is transferred through the sides, है ना, और कहीं भी हीट जो है बाकी जगहों से वेस्ट नहीं हो रही हो, है ना। तो मतलब हीट का फ्लो कहां से कहां तक हो रहा है, जो T1 टेम्परेचर पर जो सरफेस है वहां से T2 टेम्परेचर पर वाले सरफेस की तरफ हो रहा है ना। After sufficient time, steady state is reached and the temperature at any point remains unchanged as time passes, है ना। एक बार जब steady state अचीव हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हर जगह का जो टेम्परेचर है ना, वो निर्धारित हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। इन सच अ केस द अमाउंट ऑफ हीट क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्लैब इज इक्वल, है ना। अब देखिए ऐसा नहीं है कि हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा कुछ देर में, कुछ देर बाद हीट का जो फ्लो है एक स्टेडी तरीके से होगा, है ना। मतलब कि अलग अलग पॉइंट्स का टेम्परेचर जो है स्लैब की मैं बात कर रहा हूं अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों वही चीज यहां पर मेंशन्ड है कि आफ्टर सफिशिएंट टाइम क्या होता है, स्टेडी स्टेट इज रीच्ड एंड द टेम्परेचर एट एनी पॉइंट रिमेन्स अनचेंज्ड एज टाइम पासेस। समय के साथ अब टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है ना। शुरू में तो आपने एक नया नया स्लैब लगा दिया T1 और T2 के बीच में, तो ऑब्वियस है कि शुरुआत में स्लैब का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर जैसा रहा होगा। अब आपने जब लगा दिया तो हीट का फ्लो होना चालू हुआ, तो अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे क्या होने लगा, टेम्परेचर चेंज होने लगा। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग कहेंगे कि अब स्टेडी स्टेट आ गई, है ना। अब स्टेडी स्टेट आ गई, अब अलग अलग पॉइंट्स का टेम्परेचर जो है वो क्या हो चुका होगा, फिक्स हो चुका होगा, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि स्लैब में हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम हो चुका होगा, ये बिल्कुल भी कहना गलत है ना। मैं ये कह रहा हूं कि अलग अलग पॉइंट्स का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होगा, पर वो फिक्स्ड हो चुका होगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड एज टाइम पासेस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो स्लैब है ना उसके किसी पॉइंट की मैं बात करूं, मान लीजिए यहां इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां का टेम्परेचर मान लीजिए अभी T है, तो थोड़ी देर बाद भी देखेंगे तो क्या रहेगा, T ही रहेगा, ऑल राइट। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, इन सच केस द अमाउंट ऑफ हीट क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्लैब इज इक्वल, ठीक है ना। इफ डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्रॉसेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन टाइम डेल्टा टी, है ना। डेल्टा टी टाइम में कितना हीट मान लीजिए क्रॉस कर रहा है, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्रॉस कर रहा है, तो हम लोग डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को क्या कहते हैं बच्चों, हीट करंट कहते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड दैट इन स्टेडी स्टेट द हीट करंट इज प्रपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। ये चीज पाई गई है कि जो हीट करंट है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल पाया गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के पाया गया, जो कि कैपिटल ए हम लोगों ने लिया है। साथ ही साथ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, क्वाइट ऑब्वियस ही बात है, जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना हम लोग एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि हीट करंट ज्यादा होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ एक और चीज देखी गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ x, जितना ज्यादा लेंथ था उतना कम हीट करंट पाया गया। तो यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को k कहते हुए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी को क्या लिख दिया गया, KA T1 माइनस T2 अपॉन x। और हमें यह पता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, तो यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो T1 है वो हाई टेम्परेचर है और T2 जो है वो लो टेम्परेचर है। साथ ही साथ बच्चों ये जो K है ना, वो कांस्टेंट है जैसा हम लोगों ने अभी जिक्र किया, और उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। और ये अलग अलग है ना, अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है। इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म, है ना, यहाँ पर तो हम लोगों ने कौन सा केस लिया था कि एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले स्लैब की बात कर रहे थे। लेकिन बच्चों क्या होगा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं रहा, है ना, या फिर इफ द स्टेडी स्टेट कंडीशंस आर नॉट रीच्ड, द इक्वेशन कैन ओनली बी अप्लाइड टू अ थिन लेयर ऑफ मटेरियल परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो। फिर हमें एक बहुत ही थिन एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इफ ए बी द क्रॉस सेक्शन एट अ प्लेस, dx be a small thickness along the direction of heat flow and dt be the temperature difference across the layer of thickness dx, the heat current through this cross section is, तो यहां पर बस आप समझ पा रहे हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जैसे हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि x के बदले अब क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, और t1 माइनस t2 है ना, इसके बदले क्या आ जाएगा, माइनस dt आ जाएगा, है ना। माइनस dt क्यों कह रहा हूं, माइनस dt इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर देखिए the quantity dt by dx is called the temperature gradient. The minus sign indicates that dt by dx is negative
along the direction of the heat flow, है ना. हीट फ्लो की डायरेक्शन कैसी होती है? फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. इसीलिए जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो आगे वाला पॉइंट है उसका टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा, जिस वजह से dt नेगेटिव आ जाएगी. तो उसे ही पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं बच्चों? यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं. ऑलराइट. नेक्स्ट बच्चों हम लोग एक बहुत मजेदार चीज देखने वाले हैं, वो ये है कि जैसे अभी ठंड का टाइम है ना. अभी जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ठंड का टाइम है, और इस समय जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ जो जमीन पर टाइल्स है ना, उस पर मैं पाँव नहीं रखना चाहूंगा. लेकिन अगर यहाँ पर कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, है ना, या फिर लकड़ी का प्लैंक हो, तो मैं उस पर कंफर्टेबली पैर रखना चाहूंगा, मुझे कोई खास दिक्कत नहीं आएगी. ऐसा क्यों है? क्या लकड़ी का टेम्परेचर और जो टाइल्स है उसका टेम्परेचर अलग है? बिल्कुल भी नहीं, है ना. इतने देर से ये दोनों साथ में है ना, सेम एटमॉस्फेयर, सब कुछ सेम है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि दोनों का टेम्परेचर जो है सेम हो चुका है, सब कुछ स्टेडी स्टेट में आ चुका है ना. लेकिन फिर भी जो टाइल फ्लोर है, व्हाई डज इट फील कोल्डर देन द वुडन फ्लोर इवन दो बोथ फ्लोर मटेरियल्स आर एट द सेम टेम्परेचर? उसकी वजह यह है बच्चों कि द टाइल is a better conductor of heat than wood, and so heat is more readily conducted out of the foot touching the tile. क्लियर है ये बात? तो जिस तरीके से एक टीचर जो है ना, उसके पास कितना नॉलेज है ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है टू अ स्टूडेंट. मैटर क्या करता है कि एक टीचर जो है वो उसको अपने नॉलेज का कितना पोर्शन प्रोवाइड करा पा रहा है, समझा पा रहा है, इम्पार्ट करवा पा रहा है. तो उसी तरीके से यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मैटर ये नहीं करता है कि इन दोनों के पास इन दोनों का टेम्परेचर क्या है. मैटर ये करता है कि ये कितनी एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहे हैं, है ना. तो इसीलिए देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है कि द फीलिंग ऑफ वार्मथ और कोल्ड फॉर डिफरेंट मटीरियल्स इन्वॉल्व्स रेट्स ऑफ हीट ट्रांसफर, नॉट नेसेसरली टेम्परेचर्स, है ना. कितना नॉलेज है एक टीचर के पास, वो एक बच्चे के लिए उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है जितना मैटर ये करता है कि वो अपने नॉलेज का कितना पोर्शन उसे इम्पार्ट करवा पा रहा है ना. दो टीचर हो सकता है उनके पास सेम नॉलेज हो, पर अगर कोई टीचर अपने नॉलेज को नहीं दे पा रहा है स्टूडेंट को, तो वो टीचर जो है उस स्टूडेंट के लिए उतने काम का नहीं रह जाता है. ठीक है. तो इसी कॉन्सेप्ट का बच्चों फायदा उठाते हुए जॉन, है ना, ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं? द लो कंडक्टिविटी ऑफ रेड हॉट कोल्स विथ हिज बेयर फीट, है ना. ये बिल्कुल रेड हॉट कोल के ऊपर ये चल रहा है, लेकिन ये इतना फास्ट चल रहा है और ये जो रेड हॉट कोल है इनकी कंडक्टिविटी भी इतनी कम होती है कि जो हीट है वो उसके पैरों तक अच्छे से पहुंच नहीं पा रही है, जिस वजह से वो चल पा रहा है बिना अपने पैरों को जलाए. ठीक है. तो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल रेजिस्टेंस. अभी हम लोगों ने करंट देखा है ना, हीट करंट देखा, तो अब हम लोग क्या देखेंगे? रेजिस्टेंस, दैट इज थर्मल रेजिस्टेंस. द क्वांटिटी x अपॉन के इन इक्वेशन 28.1, जो कि क्या थी, आइए मैं आपको दिखा देता हूं. वो इक्वेशन ये थी, है ना. डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के ए T1 माइनस T2 अपॉन एक्स इज कॉल्ड द थर्मल रेजिस्टेंस कैपिटल आर. Writing the heat current delta Q upon delta T as I, we have I is equal to हम लोग क्या लिख सकते हैं? T1 minus T2 upon R. तो ये इक्वेशन देखिए आपको सिमिलर लग रही होगी किसके? I is equal to V1 minus V2 upon R के, जो आपने बचपन में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा, जिसे आप और भी डिटेल में 12th क्लास में पढ़ने वाले. ठीक है. तो जिस तरीके से वहां पर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट होता था, वैसे ही यहां पर हीट करंट होता है ना. I बराबर क्या होता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. और करंट इलेक्ट्रिसिटी में I क्या होता था? वो होता था डी क्यू बाई डी टी. यहाँ पर Q होता था चार्ज, मतलब करंट हम लोग कहते थे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है. वहां पर इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस क्या आता था? पोटेंशियल डिफरेंस आता था, और इंस्टेड ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस वहां पर आता था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. तो वही यहां लिखा है बच्चों कि दिस इज मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू ओम्स लॉ to be introduced in a later chapter, जो कि हम लोग 12th क्लास में देखेंगे. Many results derived from Ohm's law are also valid for thermal conduction. तो मेरा सजेशन ये बच्चों कि इस टॉपिक को, है ना, आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा 12th क्लास के करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को अच्छे से समझने में. ऑलराइट. इसके अलावा बच्चों मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस आर थर्मल को क्या लिख रहे हैं? एक्स अपॉन के ए लिख रहे हैं. उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करूं तो वहां पर हम लोग लिखते हैं x अपॉन सिग्मा ए. जिस तरीके से हम लोगों ने अभी क्या कहा? हम लोगों ने कहा कि जो k है
वो क्या कहलाता है, के जो है वो कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी, उसी तरीके से सिग्मा वहां पर कहलाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऑलराइट, और बाकी सारी चीजें एज इट इज है। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो आपने अगेन मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि आपने बचपन में अगर कभी करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पढ़ा हो तो वहां पर भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था। तो बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट्स यहां पर भी आने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे सीरीज कनेक्शन। तो देखिए बच्चों, सीरीज कनेक्शन के लिए ये डायग्राम होता है। यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि T1 और T2 जो है ना, इनको है ना, ये एक्चुअली मेंटेन्ड टेम्परेचर्स है ना। यहाँ पर ये जो T1 और T2 है ये एक्चुअली मेंटेन्ड है यहाँ पर। ठीक है, द फ्री एंड्स आर केप्ट एट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 विथ टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2। तो अब स्टेडी स्टेट में हमें पता है क्या होगा कि एनी हीट दैट गोज थ्रू द फर्स्ट रॉड ऑल्सो गोज थ्रू द सेकेंड रॉड। ठीक है, तो जितनी हीट एक्चुअली है ना ए से गुजर रही है उतनी ही हीट फिर बी से गुजर रही है, क्योंकि कहीं और एस्केप करने का तो चांस नहीं है। Thus the same heat current passes through the two rods। और यही स्टेटमेंट पहचान है बच्चों किसकी, सीरीज कनेक्शन की। ठीक है, अब मान लेते हैं बच्चों की ये जो जंक्शन है ना, इसका टेम्परेचर कितना है, T है। तो हमें पता है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा इस T टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो बच्चों अब अगर हम लोग यहाँ पर एक काम करें, हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिखना चाहते हैं सबसे पहले T1 और T के लिए, है ना। हमें पता है कि T1 का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है ना। T1 जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू T2 और ऑब्वियसली T से भी ज्यादा होगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लेटर से कि हीट करंट को मैं I कह रहा हूं। ऑलराइट, तो मैं यहां पर I इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, T1 माइनस T अपॉन यहां पर आ जाएगा R1, क्योंकि जो रॉड A है ना, रॉड A के रेजिस्टेंस को, थर्मल रेजिस्टेंस को R1 कहा गया है। इसी तरीके से यही हीट करंट जो है B से भी फ्लो कर रही है, तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, अब T जो है वो क्या हो जाएगा, हायर टेम्परेचर हो जाएगा एज कंपेयर टू T2। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, T माइनस T2 अपॉन R2। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से हमारे पास बच्चों आ जाएगा T1 माइनस T इज इक्वल टू I इंटू R1, और इसी तरीके से T माइनस T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू R2। ऑलराइट, तो ये चेक करना हमारे लिए बहुत इजी है कि अगर फर्दर है ना इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो T है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या रह जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2। तो ये इक्वेशन देखिए हमारे को बहुत कुछ बता रही है। ये इक्वेशन क्या बता रही है, एज इफ कि हमारे पास सिर्फ एक रॉड थी यहाँ पर, है ना, और एक एंड का टेम्परेचर T1 है और दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 है, और यहाँ पर हीट करंट उतनी ही फ्लो कर रही जितनी पिछले बार फ्लो कर रही थी, है ना। करंट जो है यहाँ पर हीट करंट की मैं बात कर रहा हूँ वो अभी भी आई है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू अगर I इंटू R1 प्लस R2 है, इसका मतलब इसे मैं एक रॉड मानते हुए इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना कह सकता हूँ, R1 प्लस R2 कह सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हम लोग किस कंक्लूजन पर आते हैं कि इफ मोर देन टू रॉड्स आर जॉइंड इन सीरीज द इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन पे। तो पैरेलल कनेक्शन में देखिए क्या हो रहा है कि द लेफ्ट एंड्स ऑफ बोथ द रॉड्स आर केप्ट एट टेम्परेचर T1, और इसी तरीके से जो राइट एंड है ना उन दोनों का, उसे रखा गया है एट टेम्परेचर T2। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं, द सेम टेम्परेचर डिफरेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ ईच रॉड। तो यही पहचान होती है बच्चों किसकी, पैरेलल कनेक्शन की। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों हम लोग I1 की वैल्यू क्या कह सकते हैं, I1 हो जाएगा डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा T, जो कि हो जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन R1। I1 का मतलब क्या हो गया, हीट करंट गोइंग थ्रू द फर्स्ट रॉड। इसी तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि हम लोग I2 को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एज डेल्टा Q2 अपॉन डेल्टा T विच इज T1 माइनस T2 अपॉन R2। तो बच्चों अगर अब हम लोग टोटल करंट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, जो इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं और I2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो देखिए हमारे पास क्या आ जा रहा है, I इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R, जहां पर 1 अपॉन R की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 आ रही है। तो इससे हम लोग किस कंक्लूजन पर आ रहे हैं बच्चों,
कि if more than two rods are joined in parallel, the equivalent thermal resistance R is given by 1 upon R क्या हो जाएगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. Alright. चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं. अगला सवाल है an ice box made of 1.5 centimeter thick styrofoam has dimensions 60 centimeter by 60 centimeter by 30 centimeter. It contains ice at 0 degrees Celsius and is kept in a room at 40 degrees Celsius. Find the rate at which the ice is melting. हमारे को latent heat of fusion of ice दे रखा है और thermal conductivity of styrofoam भी दे रखी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको आइडिया लग रहा होगा कि मैं जो आइस बॉक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर वो कैसा दिखेगा ना. और वो स्टायरोफोम से बना हुआ है क्योंकि उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है, जिस वजह से जो अंदर बर्फ रखा होता है ना, उसके मेल्ट होने का जो रेट है वो बहुत कम होता है ना. जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस और अंदर का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस. तो अब बर्फ क्यों मेल्ट होगा? क्योंकि बाहर से जो हीट है ना, वो अंदर आकर के बर्फ को पिघलाना चाह रही है. ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो थिकनेस है ना, जो थिकनेस है बेसिकली इस डब्बे की हर जगह से, वो कितनी है? तो वो हम लोग देख पा रहे हैं कि 1.5 सेंटीमीटर थिक है. तो बेसिकली हर तरफ से है ना कितने लेंथ को चीरते हुए हीट को आना पड़ रहा है 1.5 सेंटीमीटर को. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे आइस बॉक्स को अगर इकट्ठा हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि कितने एरिया से है ना, कितने एरिया से हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि हीट जो है वो एंटर कर सकती है. तो टोटल सरफेस एरिया पहले तो हमारे को निकालना होगा, है ना. तो टोटल सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा? तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि डायमेंशंस क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट जो है वो हमारे को दे रखा है ना. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 60. इससे क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना. इस तरीके से हम लोग 6 साइड्स का एरिया यहाँ पर निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 1.44 मीटर स्क्वायर के बराबर. ठीक है, तो हम लोग तो ये देख पा रहे हैं कि कितने एरिया से होते हुए जो है हीट एंटर कर रही है. अब ये भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो थिकनेस है वो कितनी है 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हमसे पूछा ये गया था कि किस रेट से आइस मेल्ट कर रही है. तो आइस किस रेट से मेल्ट कर रही है इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस रेट से हीट जो है वो डब्बे के अंदर एंटर कर रहा है ना. तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी है ना, ये कितने के बराबर आता है? तो ये आता है के ए डेल्टा टी अपॉन एल के बराबर. यहाँ पर के हमारे को गिवन है, एरिया हमने निकाल लिया है ना, और डेल्टा टी हमें पता है कि 40 डिग्री सेल्सियस है ना, फर्क जो टेम्परेचर का है वो इतना है, और एल जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है यहाँ पर. ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी निकाल लेते हैं. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.04 मल्टीप्लाइड बाय एरिया जो आया था वो आया था 1.44. फिर डेल्टा टी जो है वो 40 है और लेंथ कितना था, तो 1.5 अपॉन 100 है ना. हमने हर कुछ को ऐसा यूनिट में रखा है. ठीक है, जिससे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी किस में आएगा बच्चों? वॉट में आएगा. तो ये देखिए बच्चों, कैलकुलेट करने पर 154 वॉट के बराबर आ रहा है. 154 वॉट का मतलब हो गया कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी एंटर कर रही है? 154 जूल एंटर कर रही है. क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों, यहां पर हमारे को क्या दिया हुआ है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दिया हुआ है 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी. तो इसका मतलब ये हो गया कि 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल है ना. अगर इतनी एनर्जी यहाँ पर सेकेंड आ रही होती, इतनी एनर्जी अगर पर सेकेंड आ रही होती तो कितना आइस मेल्ट करता? 1 किलोग्राम. लेकिन एनर्जी सिर्फ कितनी आ रही है? 154 जूल आ रही है. तो कितना आइस मेल्ट करेगा पर सेकेंड? तो 1 अपॉन 3.36 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 154, ये हो जाएगा किलोग्राम. इतना केजी जो बर्फ है वो पर सेकेंड मेल्ट करेगा. तो बच्चों इसे सिंप्लीफाई करने पर ही आ जाता है 0.46 ग्राम, है ना. तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.46 ग्राम जो है पर सेकेंड मेल्ट कर रहा है. ऑलराइट, आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर डेल्टा टी जो है हमेशा सेम ही था, है ना, 40 डिग्री सेल्सियस ही था, क्योंकि जब तक पूरा का पूरा बर्फ मेल्ट नहीं कर जाता है तब तक टेम्परेचर में कोई भी चेंज अंदर के कंटेंट में नहीं आ सकता है. ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं. अगला सवाल है,
3 rods of material X and 3 of material Y are connected as shown in figure. All the rods are identical in length and cross-sectional area. If the end A is maintained at 60 degrees Celsius and the junction E at 10 degrees Celsius, calculate the temperature of the junction B. The thermal conductivity of X is 800 watt per meter per degree Celsius and that of Y is 400 watt per meter per degree Celsius. तो देखिए बच्चों, ये बड़ा ही मजेदार सवाल है. इसमें एंड ए जो है 60 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन्ड है और एंड ई जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन्ड है. अब बीच में यहाँ पर 6 रॉड्स हैं, 3 एक्स मटेरियल की और 3 वाई मटेरियल की. अब फर्क क्या है इन दोनों में कि एक्स मटेरियल की रॉड जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी 800 है और वाई वाले रॉड की 400 है. तो हमारे को बच्चों फॉर्मूला पता है ना. किसका फॉर्मूला पता है? रेजिस्टेंस का. वो होता है L/KA. अब देखिए दोनों रॉड की, चाहे वो एक्स की हो चाहे वाई की हो, दोनों की लेंथ आइडेंटिकल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आइडेंटिकल है. तो L/A तो दोनों के लिए सेम है. लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स वाली रॉड का है ना जो K है वो 800 है और Y वाली रॉड का 400 है. मतलब X वाले की जो थर्मल कंडक्टिविटी है ना, वो क्या है? वो डबल है. क्लियर है ये बात? तो इसी वजह से बच्चों मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं कि अगर रेजिस्टेंस X की है ना वो कितनी है, अगर मैं इसे R कह रहा हूं तो RY जो है वो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ R हो जाएगा. क्योंकि अगर थर्मल कंडक्टिविटी हाफ है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं इसका एक रेजिस्टेंस को शो करते हुए एक डायग्राम दिखा रहा हूं. जैसे जो एक्स वाली मटेरियल की रॉड है उनका रेजिस्टेंस R है ना, R, यहां पर भी R, यहां पर भी R, और Y वाले का 2R है. तो यहां पर 2R, यहां पर 2R और यहां पर 2R. और साथ ही साथ हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस है और यहां का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है. अब देखिए बच्चों, एक बहुत ही मजेदार चीज हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर है ना 60 डिग्री सेल्सियस से अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस तक जा रहे हैं तो आप ऊपर से जाएं चाहे नीचे से जाएं, बात तो एक ही है. तो सिमेट्री को देखते हुए हम लोग सी और डी पॉइंट के लिए क्या कह सकते हैं कि उनका टेम्परेचर चाहे जो हो जाए क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा ना. कोई वजह नहीं है इन दोनों के टेम्परेचर के अलग अलग होने की. ठीक है. तो अगर किसी रॉड को आपने लगा दिया और दोनों एंड्स पे टेम्परेचर सेम है तो क्या उसके क्रॉस कोई भी हीट फ्लो होगा? बिल्कुल भी नहीं. तो इस वजह से बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ? इस बीच वाले रॉड को हटा सकता हूँ. क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों, हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था इस पॉइंट पर है ना, इस बी पॉइंट पर टेम्परेचर T निकालना. ठीक है. तो सबसे पहला काम एक करते हैं. यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस से हीट जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए बढ़ेगी ना. तो करंट I को मैं ऐसे शो कर देता हूं. अब बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास तक थोड़ा बहुत सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस पढ़ा होगा करंट में भी, और अभी भी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना. तो हम लोगों ने क्या देखा था अभी कि दो रॉड अगर सीरीज में होंगे, जैसे R और 2R है ना, तो ये दोनों को ऐड कैसे करेंगे? R प्लस 2R दैट इज 3R. उसी तरीके से इस R और इस 2R को ऐड कैसे करेंगे? तो R प्लस 2R 3R. तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया एक तो R पहले से था और फिर ऊपर से हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 3R आ गया और इधर भी एक 3R आ गया. क्लियर है ये बात? तो अब 3R और 3R तो किस कॉम्बिनेशन में आ गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए. तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं? हमारे को पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करना होगा जो कि कहता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3R प्लस 1/3R. तो ये हो जाएगा 2/3R. तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3R/2 आ गया. क्लियर है ये बात? तो अब देखिए बच्चों, मैं नया डायग्राम कैसा बना सकता हूं? एक R तो ये रहा और उसके साथ एक और रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? 3R/2 है ना. तो यहां पर मैं लिख देता हूं 3R/2. तो यहां का टेम्परेचर कितना था? 60 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था. ये हमें ध्यान रहना. अब जो है बच्चों, हमें एक और चीज करनी होगी. ये R और ये 3R/2 ये अगेन किस में है? ये अगेन सीरीज में है. तो 3R/2 और R को सिंपली ऐड करना होगा ताकि R इक्विवेलेंट आए. तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5R/2 आएगा. तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया? 5R/2. और यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस हो गया. ठीक है. तो बच्चों, अब हमें पता है कि जो हीट करंट होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. मतलब कि कितना आ गया? 60 माइनस 10 अपॉन 5R/2.
तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/5R, मतलब कि ये कितना आ गया, 20/R आ गया। तो ये बेसिकली कौन सा करंट है जो 60 डिग्री सेल्सियस वाली जगह से निकल रहा है ना। अब आप ओरिजिनल डायग्राम में अगर आएंगे, है ना, मैं देखिए इस ओरिजिनल डायग्राम में आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो फ्लो करता है वो करंट है, वही हम लोगों ने अभी निकाला कि वो कितना आ रहा है, 20/R आ रहा है, और इस बी पॉइंट का टेम्परेचर हमारे को चाहिए था, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हमारा सवाल काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एक एंड है ए, वो 60 डिग्री सेल्सियस पर है, साथ ही साथ हमें बी पॉइंट का टेम्परेचर चाहिए था, और ए और बी के बीच में एक्स मटेरियल की रॉड है। साथ ही साथ हमने ये भी निकाल लिया कि ए पॉइंट से कितनी करंट निकल रही है, आई करंट निकल रही है, विच इज 20/R। तो यहां पर हम लोग समझ सकते हैं क्या लगा देंगे, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि करंट 20/R इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस 60 - T अपॉन रेजिस्टेंस, जो कि कितना है, एक्स वाले मटेरियल का R हमने माना था। तो यहां से देखिए हमारे पास स्ट्रेट अवे क्या आ गया, R से R तो कट गया, है ना। तो टेम्परेचर हमारे पास देखिए स्ट्रेट अवे कितना आ गया, 60 - 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यही है हमारे इस सवाल का फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ रॉड CD of thermal resistance 5 Kelvin per watt is joined at the middle of an identical rod AB as shown in the figure. The ends A, B and D are maintained at 100 degrees Celsius, 0 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Find the heat current in CD. तो देखिए बच्चों, सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो रॉड है ना, CD और AB, और दोनों का जो थर्मल रेजिस्टेंस है ना, स्ट्रेट अवे हमारे को क्या दे रखा है, थर्मल रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना है, 5 केल्विन पर वॉट दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर कैसा कह सकता हूँ कि AC एक रॉड है, CB एक रॉड है और CD एक रॉड है ना। और साथ ही साथ AC का रेजिस्टेंस मैं कितना बोल सकता हूँ, 2.5, CB का भी रेजिस्टेंस मैं कह सकता हूँ 2.5, क्योंकि A और B मिला करके उनका कितना है, 5 है ना। तो आधा आधा कर देंगे तो ये 2.5 और 2.5 हो जाएगा। अब CD का रेजिस्टेंस कितना है, वो है 5, है ना, इन SI यूनिट्स। अब देखिए बच्चों, हमसे क्या कहा गया है कि A को रखा गया है 100 डिग्री सेल्सियस पर, B को रखा गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और D को रखा गया है 25 डिग्री सेल्सियस पर, और हमें C का टेम्परेचर बताना है, ठीक है। तो बच्चों, ये जो CD है ना, CD में जो हमारे को हीट करंट चाहिए वो तभी आ पाएगा जब हमारे को ये T पता हो। तो इसीलिए इनडायरेक्टली हमसे पहले तो क्या निकालने कहा गया है, ये टेम्परेचर एट जंक्शन C निकालने को कहा गया है, फिर उसकी मदद से हम लोग हीट करंट इन CD निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका क्या है कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि A से मान लीजिए कि C की तरफ कुछ I1 करंट जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग ये मान सकते हैं कि D से C की तरफ लेटर से कुछ I2 करंट जा रहा है, और मान लेते हैं कि C से B की तरफ कुछ I3 करंट जा रहा है। तो जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि T जंक्शन पर, है ना, इस C जंक्शन पर जहाँ का टेम्परेचर मैंने T कहा है बेसिकली, तो उस जगह पर हम लोग समझ सकते हैं कि जितना इनकमिंग हीट होगा उतना ही आउटगोइंग हीट होगा, है ना। तो मैंने रैंडमली यहाँ पर I1 और I2 को क्या कह दिया, इनकमिंग करंट। सो आई कैन राइट I1 प्लस I2, इट हैज टू बी इक्वल टू I3। क्लियर है ये बात, क्योंकि जितनी हीट इस जंक्शन पर आ रही है उतनी हीट यहाँ से बाहर भी निकलेगी। क्लियर है। तो मैंने बिना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर I1, I2, I3 की रैंडमली मैंने कुछ वैल्यूज, डायरेक्शंस चुन ली है, ठीक है। किसी को I1 कह दिया, किसी को I2 कह दिया, किसी को I3 कह दिया मैंने। क्लियर है ये बात। तो अब देखिए बच्चों, I1 हम लोग क्या कह सकते हैं, हमने ये माना कि A से C जा रहा है करंट, तो इसीलिए A को हम लोग कहेंगे कि ये हाई टेम्परेचर पर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 100 - T अपॉन 2.5, ये I1 हो गया। इसमें क्या ऐड करना है, I2 ऐड करना है, तो I2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 - T अपॉन 5, क्योंकि यहाँ पर मैंने I2 की डायरेक्शन ऐसी मानी एज इफ की D का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू C के टेम्परेचर के, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा इस हिसाब से, I3, जो कि कितना हो जाएगा, T - 0 अपॉन 2.5। क्लियर है बात। तो देखते हैं यहां से क्या आ जाता है हमारे पास, है ना। तो यहां से देखिए 2.5 से ये 2 गया और ये 2.5 चला गया, ठीक है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जा रहा है 100 - T प्लस
25/2 माइनस T/2 इज इक्वल टू T के बराबर। ठीक है, तो मैं T को एक तरफ ले जाता हूं, तो T में क्या ऐड करूंगा, T और T/2, है ना। तो ये बन जाएगा 2T प्लस T/2 विच इज 5T/2। सो 5T/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25/2। तो 100 को मैं लिख सकता हूं 200/2, तो ये बन जाएगा 225/2। तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से T की वैल्यू देखिए कितनी आ जा रही है, 5 4 20 और 25, तो ये है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। क्लियर है ये बात। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो T की वैल्यू है। तो इस टेम्परेचर को देखिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया ना, ये 45 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो यहाँ से एक चीज हमें समझ में आई कि हमने I2 की डायरेक्शन तो रैंडमली यहाँ डिसाइड करी थी D से C की तरफ, है ना, और एरो इसलिए हमने D से C की तरफ दिखाया था। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली T जो टेम्परेचर वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू D के। तो इस वजह से क्या होगा कि करंट की एक्चुअल फ्लो की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, C से D की तरफ हो जाएगी। तो मुझे C से D की तरफ एक्चुअली एरो कर देना चाहिए। और I2 की वैल्यू अब मैं कितनी लिख सकता हूं इस तरीके से, I2 की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 45 माइनस 25, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 25 इज 20, 20/5 इज 4, तो ये हो जाएगा 4। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि यूनिट हो जाएगी वॉट। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 वॉट आ गई। क्लियर है बात। और डायरेक्शन क्या हो गई, C से लेकर के D की तरफ। ठीक है, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टू थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियाई R1 and R2 are placed with their centers coinciding. A material of thermal conductivity K is filled in the space between the shells. The inner shell is maintained at temperature θ1 and the outer shell at temperature θ2, where θ1 is less than θ2. Calculate the rate at which heat flows radially through the material. तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बाहर का टेम्परेचर θ2 है, अंदर का टेम्परेचर θ1 है, इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। लेकिन बच्चों इस सवाल में एक दिक्कत ये आ रही है कि हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है L/Ka, लेकिन यहां पर आप देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया जो इस केस में कैसा आ जा रहा है, वेरिएबल आ जा रहा है। तो यहां पर हम लोग कोई एक ए नहीं है जिसको डायरेक्टली पुट कर दे और हमारा रेजिस्टेंस आ जाए। तो सबसे पहले मुझे रेजिस्टेंस निकालने का सोचना होगा, क्योंकि मुझे टेम्परेचर डिफरेंस तो पता है, लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस नहीं निकालूंगा तो मैं करंट नहीं निकाल सकता हूं। ठीक है, मुझे ये तो पता है कि करंट कैसे आएगा, करंट बाहर से अंदर की तरफ फ्लो करेगा क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से करंट का फ्लो होगा। ठीक है ना, तो मैं ऐसा सोच रहा हूं बच्चों रेजिस्टेंस निकालने के लिए कि किसी x रेडियल डिस्टेंस पर जाते हैं और वहां से dx थिकनेस का एक शेल इमेजिन करते हैं यहां पर। ठीक है, अब इस शेल के लिए जो है हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए बच्चों, इस शेल के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं यहां पर, है ना, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जब हीट आ रही है ना, जब हीट इधर से आ रही है बाहर से अंदर की तरफ, तो वो कितने लेंथ को चीरते हुए आ रही है, तो वो सिर्फ dx लेंथ को चीरते हुए आ रही है। तो यहां पर हम लोग क्या कह देंगे, यहां पर बच्चों हम लोग कह देंगे कि जो dr है वो कितना हो जाएगा, लेंथ के बदले क्या आ जाएगा यहां पर, लेंथ के बदले बच्चों यहां पर dx आ जाएगा। ठीक है, अपॉन k तो देखिए कांस्टेंट है। अब एरिया यहां पर क्या ले सकते हैं, तो यहां पर एरिया हो जाएगा 4πx²। तो इसी एरिया की मैं बात कर रहा था बच्चों, ये हर जगह क्या है, अलग अलग है। तो अब यहां से देखिए हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, है ना। अगर मैं यहां पर इंटीग्रेट कर दूं तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू R1 से लेकर के अगर x इक्वल टू R2 तक मैं जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहां से देखिए R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πk, ये तो चलिए कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/x, और यहां पर लिमिट भरनी है R1 से लेकर के R2 तक की। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा 1/4πk, और इधर भर देंगे हम लोग 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर है ये बात। तो चलिए इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपॉन 4πk R1 R2, है ना। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, और इसके अलावा टेम्परेचर डिफरेंस तो हमारे को पता ही था,
डेल्टा थीटा कितना था, थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो हम लोग करंट कितना कह देंगे, करंट हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, 4 पाई के R1 R2। क्लियर है ना। तो बच्चों यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। हमें हीट करंट निकालना था जो हमने निकाल लिया। ऑल राइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड शोन इन फिगर। थीटा 2 is greater than theta 1. Thermal conductivity of the material of the rod is K. चलिए बच्चों, तो इस रॉड के बारे में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, वो लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि इसकी रेडियस R1 थी और बढ़ते बढ़ते ये कितनी हो गई, R2 हो गई। और फिर जो R1 रेडियस वाला एंड है वहां पर टेम्परेचर जो है वो कितना है, थीटा 1 है। और R2 रेडियस वाले एंड पर जो टेम्परेचर है वो थीटा 2 है। थीटा 2 इज ग्रेटर दैन थीटा 1, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हीट का जो फ्लो है ना, वो किस तरीके से होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा, है ना। कुछ इस डायरेक्शन में हम लोग समझ सकते हैं कि हीट का फ्लो होने वाला है। ऑल राइट, अब देखिए हमारे को ये भी दिया हुआ है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो है वो कांस्टेंट है और वो के बराबर है। ऑल राइट, तो बच्चों यहाँ पर भी हमारे को एक दिक्कत आ रही है, वो ये है कि हम लोग जो थर्मल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला है ना, रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, वो हो जाता है L अपॉन के ए। लेकिन यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि चलिए लेंथ तो L रख देंगे, लेकिन एरिया जो है वो लगातार क्या होता जा रहा है, वेरी करता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं कि पूरे के पूरे रॉड पर है ना, लोग डायरेक्टली L अपॉन के नहीं लगा पा रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एलिमेंट्स तो ले ही सकते हैं ना, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ना, मैं किस तरीके से यहाँ पर एलिमेंट ले रहा हूँ वो आप देख सकते हैं कि मैं लेफ्ट वाले एंड से किसी x रेडियल डिस्टेंस पर गया, ठीक है। और वहां से मैं फर्दर कितना आगे चला गया, dx और आगे चला गया, ठीक है। तो अब देखिए इस जगह पर है ना, जो भी रेजिस्टेंस है वो मुझे निकालना है ना, इस छोटे से डिस्क का जिसकी थिकनेस dx है, और इस डिस्क की रेडियस को मैं स्मॉल r कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डिस्क का जो है हमारे को रेजिस्टेंस पहले निकालना होगा, और उस रेजिस्टेंस को मैं dr कॉल कर देंगे, है ना। तो dr जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा dx अपॉन k इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे पहले तो निकालना होगा, और उसके लिए मुझे यहाँ पर रेडियस चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो रेडियस है वो लीनियरली बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे हम लोग x के लोग आगे बढ़ रहे हैं, रेडियस लीनियरली बढ़ रहा है। जैसे कि जब x की वैल्यू थी 0, तो वहां पर रेडियस कितना था, R1 था। अब जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, तो वहां पर जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है हमारे को, R2 दिया हुआ है। तो किसी भी x पर जो रेडियस आएगा, है ना, जो किसी भी x पर जो रेडियस आएगा उसकी वैल्यू को मैं लेटर से स्मॉल r कह दे रहा हूं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर r एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं कैसे निकालूंगा r एज अ फंक्शन ऑफ x। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना जो है मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ पर y का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो y एक्सिस किसकी एक्सिस है, वो रेडियस की एक्सिस है। तो यहाँ पर जो है r मैं लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू, अब स्लोप क्या हो जाएगा, तो स्लोप हम लोग देखिए यहाँ पर है ना, इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको मैं थीटा कह दे रहा हूँ, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं R2 माइनस R1 अपॉन L, और x एक्सिस पर तो x ही है, प्लस जो c है वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, जो कि R1 हो गया। तो यहाँ पर R1 मैंने लिख दिया, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है ना r एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया। क्लियर है ये बात। तो हम लोगों ने जो बात करी थी dr, मतलब कि इस छोटे से डिस्क की जो रेजिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, dr बराबर हमने कहा था dx अपॉन k इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो r है वो यहाँ पर r हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों यहाँ पर, है ना, जैसे कि हमारे पास r आ चुका है, तो एक काम करता हूं मैं इसका इस्तेमाल करके dr निकालता हूं। तो dr कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन L dx के बराबर, ठीक है। तो अब इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, मैं क्या कर देता हूं, मैं dx की वैल्यू जो है
वो बोल देता हूं कि वो कितनी आ गई। इधर देख सकते हैं हम लोग, dx को मैं लिख सकता हूं dr इंटू एल अपॉन R2 माइनस R1, और इस dx को उठा करके मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए मेरे पास dr की वैल्यू कितनी आ रही है, dr की वैल्यू देखिए सिंपली मेरे पास आ जाएगी L अपॉन R2 माइनस R1, ठीक है। फिर ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा dr अपॉन k पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इस dr वाले टर्म में देखिए ये जो टर्म है ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया, ये जो है ये तो हो गया कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग अगर रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो L अपॉन k पाई R2 माइनस R1, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा dr अपॉन r स्क्वायर, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, R1 से लेकर के R2 तक। तो चलिए इसे इंटीग्रेट करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा हमारे पास L अपॉन k पाई R2 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाय, है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे थे कि ये 1 अपॉन r क्या था, ये 1 अपॉन r स्क्वायर था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें पता है कि वो क्या होता है, वो होता है माइनस 1 अपॉन r। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे माइनस 1 अपॉन r, और लिमिट हो जाएगी R1 से लेकर के R2 तक। तो चलिए इसे फर्दर सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो r इज इक्वल टू आ जाएगा L अपॉन k पाई R2 माइनस R1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 के बराबर, ठीक है। तो इसे और भी फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा देखिए R2 माइनस R1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा L अपॉन k पाई R1 R2, ठीक है। और अगर हम लोग हीट करंट निकालना चाह रहे हैं तो हीट करंट कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन L मल्टीप्लाइड बाय k पाई R1 R2, है ना। तो यही हो जाएगा बच्चों हीट करंट, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो देखिए बच्चों, वाटर का जो केस है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। एक्चुअली वाटर जो है बाकी सब्सटेंसेस की तरह एक्सपैंड तो करता है व्हेन हीटेड, लेकिन इंटरेस्टिंगली इट डज नॉट एक्सपैंड इन द टेम्परेचर रेंज बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 4 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए इसको समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आइस हैज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विथ ओपन स्ट्रक्चर्ड क्रिस्टल्स, है ना। यहां पर आप देख भी पा रहे हैं आइस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। वाटर मॉलिक्यूल्स इन दिस ओपन स्ट्रक्चर ऑक्यूपाई अ ग्रेटर वॉल्यूम दैन दे डू इन द लिक्विड फेज, है ना। लिक्विड फेज के कंपैरिजन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर, है ना, ये जो आइस का स्ट्रक्चर है वो लेस डेंस नजर आ रहा है। दिस मीन्स दैट आइस इज लेस डेंस दैन वाटर। अब देखिए बच्चों, व्हेन आइस मेल्ट्स, है ना, तब क्या होता है जब आइस मेल्ट करता है, नॉट ऑल द ओपन स्ट्रक्चर्ड क्रिस्टल्स कोलैप्स, है ना, पूरा का पूरा इमीडिएटली कोलैप्स नहीं कर जाता है। सम माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स रिमेन इन द आइस वाटर मिक्सचर मेकिंग अप अ माइक्रोस्कोपिक स्लश दैट स्लाइटली ब्लोट्स द वाटर इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम स्लाइटली, है ना। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आइस क्रिस्टल्स इन नियरली फ्रोजन लिक्विड वाटर, इसमें अभी भी कुछ क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। तो यही वजह है बच्चों कि आइस वाटर जो है इट इज लेस डेंस देन स्लाइटली वार्मर वाटर। स्लाइटली वार्मर वाटर का मतलब हो गया कि जिसमें अब पूरी तरीके से सिर्फ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड वाले फेज में है ना। एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इंक्रीज्ड, more of the remaining ice crystals collapse, ठीक है। The melting of these crystals further decrease the volume of the water. The water undergoes two processes at the same time. कौन कौन से वो प्रोसेस है, कॉन्ट्रैक्शन और साथ ही साथ एक्सपेंशन, ठीक है। वॉल्यूम टेंड्स टू डिक्रीज एज आइस क्रिस्टल्स कोलैप्स, है ना। पहले तो वो प्रॉपर बर्फ था, तो अगर वो टूटेगा, वो कोलैप्स करेगा, तो ऑब्वियस है कि वॉल्यूम क्या होना चाहेगा, कम होना चाहेगा। लेकिन वॉल्यूम टेंड्स टू इंक्रीज ड्यू टू ग्रेटर मॉलिक्यूलर मोशन, जैसा कि बाकी सब्सटेंसेस में होता है। लेकिन इस टेम्परेचर रेंज में क्या होता है बच्चों, द कोलैप्सिंग इफेक्ट डोमिनेट्स,
है ना, ये जो कोलैप्सिंग इफेक्ट है वो ज्यादा हो जाता है, ये है ना डोमिनेटिंग हो जाता है एज कंपेयर टू जो वॉल्यूम का एक्सपेंशन होना चाहिए टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से, है ना। तो वही लिखा है, द कोलैप्सिंग इफेक्ट डोमिनेट्स अंटिल द टेम्परेचर रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया कि अब हम लोग मान सकते हैं कि जो भी यहाँ पर टूटने का फिनोमेना होना था कोलैप्सिंग का, वो अब जो है प्रॉपरली हो रखा है ना। आफ्टर दैट एक्सपेंशन ओवरराइड्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज most of the microscopic ice crystals have melted by then. इसी तरीके से बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि when ice water freezes to become solid ice, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑब्वियस है कि क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज करना चाहिए ट्रेमेंडसली एंड इट्स डेंसिटी इज मच लोअर। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी घटेगी, और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि आइस जो है इट इज केपेबल ऑफ फ्लोटिंग ऑन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इस मजेदार डायग्राम के थ्रू क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहला है ना, पहला जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है कि लिक्विड वाटर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इज ब्लोटेड विथ आइस क्रिस्टल्स। अब देखिए बच्चों इसे क्या किया जा रहा है, इसे गर्म किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम जो है ना, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, मतलब डेंसिटी बढ़ती जा रही है ना। तो वही यहाँ पर सेकंड नंबर में लिखा है कि अपॉन वार्मिंग द क्रिस्टल्स कोलैप्स रिजल्टिंग इन अ स्मॉलर वॉल्यूम फॉर द लिक्विड वाटर, क्योंकि कोलैप्सिंग इफेक्ट जो है वो डोमिनेट करता है 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद क्या होता है, above 4 डिग्री सेल्सियस लिक्विड वाटर expands as it is heated because of greater molecular motion, जैसा कि नॉर्मली बाकी चीजों में भी पाया जाता है। क्लियर है ये बात? अब बच्चों मैं आपसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज पूछने वाला हूं। आपने कभी ऐसा करा होगा कि मान लीजिए आपको शरबत पीना है ना, और आपको आइस क्यूब्स की जरूरत है, तो आपके मान लीजिए फ्रीजर में आइस क्यूब्स नहीं थे, तो आपने क्या करा, जल्दी जल्दी वाटर भरा ट्रे में और उसको अंदर डाल दिया। अब कभी कभी ऐसा होता होगा बचपने में कि आपसे वेट नहीं किया जा रहा है, आप चेक करना चाह रहे हो कि ये बर्फ पूरी तरीके से बना है कि नहीं, तो आपने थोड़ा सा ट्रे को निकाला, हिट किया उंगली से, और आपने देखा होगा कि अरे ऊपर तो आइस की लेयर थी, लेकिन जैसे ही आपने उंगली को उससे हिट करा है ना, तो क्या हुआ, वो आपकी उंगली जब फोड़ते हुए है ना, ऊपर की लेयर को फोड़ते हुए अंदर गई, तो अंदर पानी था। तो आपने क्या चेक करा, आपने ये देखा कि अरे ऊपर तो आइस की लेयर थी, लेकिन नीचे क्या था, अभी भी पानी था। तो आपको समझ में आ गया कि अरे यार जल्दी आ गए, है ना। तो ये फिनोमेनन आखिर क्यों होता है बच्चों, उसका रीजन अब हम लोग देखने वाले हैं ना। दिस बिहेवियर ऑफ वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर। इफ वाटर वर मोर डेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इट वुड सेटल टू द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक। लेकिन होता क्या है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हाउएवर इज लेस डेंस and floats at the surface, है ना। That is why ice forms at the surface. तो आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा कि क्यों ऐसा हुआ था आपके साथ, ठीक है। तो बच्चों ऐसा ही होता है पॉन्ड के साथ भी, है ना। अ पॉन्ड फ्रीजेस फ्रॉम द सरफेस डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, कोल्ड विंटर के टाइम पे आइस विल बी थिकर देन इन अ माइल्डर विंटर, है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। Water at the bottom of an ice covered pond is 4 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी हम लोगों ने देखा था कि कैसी होती है, तो उसकी डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा होती है ना, जिस वजह से वो आराम से नीचे जा करके सेटल हो रखा होता है, विच इज रिलेटिवली वार्म फॉर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव देयर, है ना, और कंफर्टेबली वहां पे मछलियां इंजॉय कर पाती है। Interestingly, very deep bodies of water are not ice covered even in the coldest of winters. अब आप कहेंगे कि लेकिन आप जो फ्रीजर में जो आइस देखते हैं वो तो पूरी तरीके से जम गया होता है, तो बहुत बड़ा फर्क है ना फ्रीजर में रखे हुए वो जो ट्रे है उसमें, है ना, आइस क्यूब फॉर्म होने में और पूरे के पूरे पॉन्ड के जमने में, है ना। पॉन्ड एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है ना। दिस इज बिकॉज ऑल द वाटर मस्ट बी कूल्ड टू 4 डिग्री सेल्सियस बिफोर लोअर टेम्परेचर्स कैन बी रीच्ड। क्लियर है ये बात? तो इस वजह से जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो पॉन्ड है ना, वो नहीं जम जाता है, सिर्फ ऊपर की लेयर जो है वो बर्फ से जम जाती है, और फिर धीरे धीरे बर्फ की लेयर जो है नीचे की तरफ, है ना, फ्रीज करते जाती है। लेकिन फिर बहुत जल्दी क्या हो जाता है, बहुत जल्दी जो है मौसम चेंज हो जाता है ना। फॉर डीप वाटर the winter is not long enough to reduce an entire pond to 4 डिग्री सेल्सियस। यही जो मैंने आपको बात कही, any 4 डिग्री सेल्सियस वाटर lies at the bottom, है ना, वो बड़े आराम से
नीचे सेटल्ड डाउन रहता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट, है ना, वाटर एक तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी उस पानी से निकलना होगा अगर उसके टेम्परेचर को और लोअर होना है। साथ ही साथ उसकी कंडक्शन की जो एबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती है, और साथ ही साथ बर्फ के जम जाने से तो और ये, है ना, कंडक्शन बुरा हो जाता है। तो इन सारे वजहों को मिला करके क्या होता है, द बॉटम ऑफ अ डीप बॉडी ऑफ वाटर इन अ कोल्ड रीजन रिमेन्स एट अ कांस्टेंट 4 डिग्री सेल्सियस ईयर राउंड। फिश शुड बी ग्लैड दैट दिस इज सो। तो वही देखिए इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि नीचे वाटर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर है, बाहर भले माइनस में टेम्परेचर हो, है ना, लेकिन अंदर जो टेम्परेचर वो कैसा रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आराम से जो है ना डेंस हो चुका है वाटर, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। As water is cooled at the surface, it sinks until the temperature of the entire lake is 4 degrees Celsius. ठीक है, only then can the water cool to 0 degrees Celsius without sinking. Once ice has formed, temperatures lower than 4 degrees Celsius can extend down into the lake. ठीक है, तो देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि जब वाटर जो है वो कूल होने लगता है ना, तो इट स्टार्ट्स टू सिंक। लेकिन कब तक, जब तक टेम्परेचर जो है पूरे के पूरे लेक का क्या ना हो जाए, 4 डिग्री सेल्सियस। एक बार मान लीजिए पूरे के पूरे लेक का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसके बाद क्या होगा, द सरफेस वाटर कूल टू 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। उसके बाद ये जो सरफेस वाटर है अब धीरे धीरे 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर आने लगता है, और फिर जो है ना, आइस फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। क्लियर है ये बात। तो जो लेयर पहले क्या हो गया है, जो लेयर पहले जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर आया है, वही फिर किस में कन्वर्ट होने लगता है, आइस में कन्वर्ट होने लगता है। और नीचे अभी भी जो 4 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है ना, वो अभी भी आराम से इस टेम्परेचर पे नीचे बैठा रहता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ऑन अ कोल्ड विंटर डे द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज -θ ऑन सेल्सियस स्केल which is below 0 degree Celsius. A cylindrical drum of height h made of a bad conductor is completely filled with water at 0 degree Celsius and is kept outside without any lid. Calculate the time taken for the whole mass of water to freeze. Thermal conductivity of ice is K and its latent heat of fusion is L. Neglect expansion of water on freezing. तो देखिए बच्चों ये सवाल बहुत ही मजेदार है। इसमें हमारे को दिया हुआ है कि एक ड्रम है विदाउट लिड, है ना, तो ऑब्वियस है कि अगर आप उसमें पानी भर के रखेंगे तो इवेंचुअली वो क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा, है ना, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो -θ डिग्री सेल्सियस है। ऑल राइट, तो फ्रीजिंग का जो प्रोसेस है बच्चों हम लोगों ने समझ लिया कि वो कैसे होगा, वो ऊपर से नीचे की तरफ फ्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं कि किसी मोमेंट पर x डेप्थ तक वाटर जो है वो फ्रीज कर चुका है। अब इस मोमेंट पर मान लेते हैं कि फर्दर, है ना, dx लेंथ की आइस जो है वो फॉर्म होने वाली है, ठीक है। तो अब dx लेंथ की अगर आइस को फॉर्म होना है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कुछ हीट को वाटर से निकलना होगा, और निकलने का, है ना, हीट के निकलने का बच्चों जरिया तो एक ही है ना। हीट जो है इस तरीके से ही बाहर निकल सकती है, उसे बर्फ के थ्रू होते हुए बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं इस बार कि ये बहुत बड़ी वाटर बॉडी नहीं है ना, इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि अंदर का जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या हो चुका होगा, इस समय 0 डिग्री सेल्सियस हो चुका होगा। क्लियर है ना। तो अब देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर dx लेंथ, है ना, फर्दर dx लेंथ ऑफ द वाटर हैज टू फ्रीज, तो कितनी एनर्जी इससे बाहर निकलनी है, तो डेल्टा क्यू जो है ना, वो हम लोग क्या कह सकते हैं, वो हम लोग कह सकते हैं dm इंटू एल के बराबर। अब ये dm कितना हो जाएगा, तो dm जो है वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम हम लोग कितना कह सकते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया को जो है मान लीजिए मैं a कह रहा हूँ, और यहाँ पर ये जो लेंथ है ये कितनी है, dx है, तो रो a dx, ये dm बन गया, इसको l से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतनी हीट को बाहर निकलना होगा पानी से, इस तरीके से कुछ, है ना, इस तरीके से इसे बाहर निकलना होगा, जिस वजह से फर्दर dx थिकनेस की आइस की लेयर फॉर्म हो सके। अब ये जो बाहर निकलने का फिनोमिनन है हीट का, है ना, इसका मोड क्या है, द मोड इज कंडक्शन। क्लियर है। तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं,
यहां पर देखिए बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, है ना, ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा के ए टेम्परेचर डिफरेंस इज थीटा अपॉन कितने लेंथ ऑफ आइस से होकर के ये गुजर रहा है, तो वो हो जाएगा एक्स। क्लियर है ये बात? तो यहां से देखिए बच्चों, हम लोग डेल्टा क्यू जो है वो कितना कह सकते हैं, के ए थीटा अपॉन एक्स इंटू डेल्टा टी, है ना। और साथ ही साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें dx, है ना, dx थिकनेस की लेयर चाहिए, तो डेल्टा टी कैसा हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। तो डेल्टा टी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, dt बोल सकते हैं, है ना। हम लोग ऐसा कह रहे हैं कि t टाइम तक x लेयर, है ना, x डेप्थ तक आइस फॉर्म हुआ है, और t प्लस dt टाइम में, है ना, x प्लस dx ओवरऑल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर दोनों इक्वेशन को देख पा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और इनका इस्तेमाल करके देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट रो ए डी एक्स इंटू एल हैज टू बी इक्वल टू के ए थीटा डी टी अपॉन एक्स। क्लियर है ये बात? तो अब हमें क्या निकालना था, हमें टाइम निकालना था। तो डी टी की वैल्यू क्या आ जा रही है बच्चों, डी टी आ जा रहा है हमारे पास, अब देखिए ए से ए तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन जा रहा है रो एल एक्स डी एक्स, है ना, अपॉन के थीटा। क्लियर है ना? अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है ताकि टोटल टाइम हमारे को मिल सके, है ना। हमारे को फिर x की वैल्यू कहां से कहां ले जानी होगी, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे को ले जानी होगी 0 से लेकर के h तक, तो यही हमें क्या दे देगा, टोटल टाइम दे देगा। तो यहां से t बराबर क्या आ जाएगा, देखिए रो एल अपॉन के थीटा, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और जब लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, हम लोगों ने क्या निकाल लिया, टाइम टेकन फॉर द होल ड्रम ऑफ वाटर टू फ्रीज, है ना। और टाइम कितना आ रहा है, रो एल एच स्क्वायर अपॉन 2 के थीटा। चलिए बच्चों, तो एक और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फिगर शोज अ लार्ज टैंक ऑफ वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर थीटा नॉट and a small vessel containing a mass m of water at an initial temperature theta 1 which is less than theta naught. A metal rod of length L, area of cross section A and thermal conductivity K connects the two vessels. Find the time taken for the temperature of the water in the smaller vessel to become theta 2. Specific heat capacity of water is S and all other heat capacities are negligible. तो बच्चों, इस सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दो वेसल्स है, एक तो बेसिकली लार्ज टैंक ऑफ वाटर है ना, और उसका टेम्परेचर जो है थीटा नॉट, और थीटा नॉट को हमें क्या मानना है कि वो हमेशा, है ना, कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो ये जो लार्ज टैंक है वो हमेशा थीटा नॉट टेम्परेचर पर मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि एक स्मॉलर वेसल है जिसका इनिशियली टेम्परेचर कितना है, थीटा 1 है, लेकिन सवाल में ये दिया हुआ है कि थीटा 1 कैसा है, लेस देन थीटा नॉट है। तो हीट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग हीट फ्लो इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे को ये मानना है कि थीटा नॉट जो है वो तो मेंटेन रहेगा। तो लगातार हीट का जो फ्लो है वो इस तरीके से टुवर्ड्स राइट होता रहेगा, और ये जो स्मॉलर वेसल था जिसका टेम्परेचर शुरुआत में थीटा 1 था, तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना चालू हो जाएगा। अब यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हीट का ट्रांसफर किस मोड के थ्रू हो रहा है, तो द मोड ऑफ ट्रांसफर हियर इज कंडक्शन। ठीक है ना, तो कंडक्शन थ्रू दिस रॉड हो रहा है। अब हमसे पूछा गया है बच्चों कि किस समय पर ये जो स्मॉलर वेसल है उसका टेम्परेचर थीटा 1 से बढ़ करके कितना हो जाए, थीटा 2 हो जाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं बच्चों की जो स्मॉलर वेसल है ना, उसका टेम्परेचर जो है ना, किसी टी टाइम पर कितना हो गया, किसी टी टाइम पर इसका टेम्परेचर जो है वो लेटर से थीटा हो गया। अब हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं कि किसी टी प्लस डी टी टाइम में क्या हो जाएगा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है बढ़ करके थीटा से हो जाएगा थीटा प्लस डी थीटा। क्लियर है ये बात? तो अब बच्चों मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि थीटा से डी थीटा, है ना, इस टेम्परेचर में जो बदलाव आया है ना, तो इस बदलाव के लिए भी कुछ हीट की जरूरत होगी। लेटर से कि वो हीट है डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू जो हीट है वो किस मोड से आई है इसके अंदर, वो आई है एक्चुअली कंडक्शन के थ्रू, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के
A upon L multiplied by थीटा नॉट माइनस थीटा इंटू dt। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपको याद होगा कि कंडक्शन के थ्रू डेल्टा क्यू किस तरीके से आता है, के ए मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ इंटू ये जो टाइम इंटरवल होता है। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितने का हो गया? हम लोग समझ पा रहे हैं कि जो हाई टेम्परेचर वाला वेसल है वो तो थीटा नॉट पे मेंटेन्ड है, और उस मोमेंट पर हम लोगों ने स्मॉलर वेसल का जो टेम्परेचर है वो थीटा माना था, है ना। और थीटा से हम लोग एक छोटा सा ट्रांजिशन यहाँ पर देख रहे हैं, थीटा से थीटा प्लस डी थीटा। तो हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस फिर भी कितना कह सकते हैं, थीटा नॉट माइनस थीटा। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों हमारे को ये भी पता है कि इस हीट ने क्या करा, इस हीट ने जो है थीटा से टेम्परेचर को बढ़ा करके कितना कर दिया, थीटा प्लस डी थीटा कर दिया। तो यहां से हम लोग जो डेल्टा क्यू है ना, उसको और क्या बोल सकते हैं, एम एस डी थीटा। क्लियर है ये बात? तो अब हमारे पास दो तरीके से ये डेल्टा क्यू मिल गया है और ये दोनों हैं तो बराबर, तो इन्हें हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। सो आई कैन राइट के ए अपॉन एल थीटा नॉट माइनस थीटा डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एस डी थीटा। क्लियर है ये बात? तो अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा, है ना। तो यहां से हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, डी टी इज इक्वल टू ये बन जाएगा एम एस एल अपॉन के ए, फिर यहां आ जाएगा डी थीटा अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा। क्लियर है? अब यहां पर हम लोग इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो एम एस एल अपॉन के, ये तो कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। क्लियर है? अब t इक्वल टू 0 पर थीटा की वैल्यू कितनी थी, t इक्वल टू 0 पर थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि थीटा 1 थी, और हमें वो टाइम निकालना है ना, हमारे को वो कैपिटल टी टाइम निकालना है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, थीटा 2 हो जाए। क्लियर है? तो यहां से देखते हैं कि हमारे पास जो है ये जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा एम एस एल अपॉन के ए, फिर इसका इंटीग्रेशन अब हमें करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ थीटा नॉट माइनस थीटा, और साथ में एक -1 भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस थीटा है। अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे थीटा 1 से लेकर के थीटा 2। तो बच्चों अब जब हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम एस एल अपॉन के ए, फिर यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं माइनस साइन का यूज कर लेता हूँ यहाँ एल एन के अंदर ही, तो मैं लिख सकता हूँ एल एन ऑफ थीटा नॉट माइनस थीटा 1 अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा 2। क्लियर है? तो ये जो है हमारा क्या आ गया, वो समय आ गया जिस समय क्या होगा, जो स्मॉलर वेसल है उसका टेम्परेचर हो जाएगा थीटा 2। ऑल राइट, चलिए बच्चों तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, वन एंड ऑफ अ मेटल रॉड इज केप्ट इन अ फर्नेस, इन स्टेडी स्टेट द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर इज नॉन यूनिफॉर्म। तो देखिए बच्चों, स्टेडी स्टेट में क्या हो जाता है कि जो रॉड है उसके अलग अलग पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड हो जाता है, असाइंड हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है ना। मतलब कि अलग अलग पॉइंट का अलग अलग टेम्परेचर रहेगा, लेकिन वो टेम्परेचर जो है फिर बदलेगा नहीं। तो पूरे के पूरे रॉड का टेम्परेचर जो है वो हम लोग कुछ कह नहीं सकते, मतलब क्योंकि हर एक पॉइंट का टेम्परेचर तो अलग अलग है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना, क्योंकि अलग अलग पॉइंट का टेम्परेचर जो वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वो अब फर्दर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द रॉड जो है वो एज सच आप कुछ कह नहीं सकते कि कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है रॉड का जो कि फिक्स हो गया, है ना। अलग अलग जगहों का टेम्परेचर अलग अलग है, इसीलिए रिमेन्स कांस्टेंट यहाँ पर सही जवाब नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।